नमस्कार छात्रों। देखिए दोस्तों, अगर हमें किसी उलझन से, किसी समस्या से, किसी मुश्किल से बाहर निकलना है तो उसके लिए हमें कोशिश करना आवश्यक है। देखिए, आज के इस समय में कोरोना महामारी ने हमें काफी परेशान कर रखा है। लोग एक तरह से घर में कैद हो गए हैं, है कि नहीं? और इससे बचने का उपाय भी यही है, हमें घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है। केवल जब जरूरत का काम हो, अति आवश्यक काम हो, तभी हमें घर से बाहर निकलना है, और वो भी कैसे? पूरी तैयारी के साथ, है कि नहीं? हाँ, ये कठिन समय आज के समय में हमारे सामने है, लेकिन हमें भी इस मुश्किल को पार लगाना है, इस कठिनाई से हमें बाहर निकलना है। तो उसके लिए हमें प्रयत्नरत रहना होगा, हरदम प्रयत्नशील रहना होगा, कोशिश करनी होगी। और अगर हम केवल हाथ पर हाथ धरे रहेंगे तो कुछ भी संभव नहीं हो सकता। सरकार की ओर से जो हमें सूचनाएं जारी की जाती है, बताई जाती है, जो सुझाव दिए जाते हैं, उनका अनुपालन करना हमारा परम कर्तव्य है। और अगर उनके सुझाए हुए ये जो नियम है, बातें हैं, इनका अगर हम अनुकरण करेंगे तो एक दिन अवश्य आएगा कि हम इस कोरोना की महामारी पर विजय हासिल कर लेंगे। लेकिन तब तक हमें क्या करना है? घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है, और सरकार की ओर से जो भी सूचनाएं हमें प्राप्त होती है उनका हमें पालन करना है। तो हम हर मुश्किल से, हर कठिनाई से अपने आप को पार लगा सकते हैं। दिल में इसके लिए क्या होनी चाहिए? सच्ची राह होनी चाहिए, सच्ची इच्छा होनी चाहिए, हमारे मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अगर हमारे मन में दृढ़ संकल्प होता है तो हम किसी भी समस्या का डटकर सामना कर सकते हैं, उस समस्या से बाहर आ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज भी हम हमारी कक्षा 5वीं के पाठ क्रमांक 5 जहां चाहो वहां रहो, ये पाठ देखने वाले हैं। और इस पाठ में एक लड़की है 26 साल की, 26 साल की लड़की है इला सचानी जी। इन्होंने अपनी दिव्यांगता पर किस प्रकार विजय हासिल की, किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में खुशियों के रंग भरे, वो हम आज हमारा जो 5वां पाठ है जहां चाहो वहां रहो, इस पाठ में देखने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस पाठ को। पहले हम इस पाठ का पठन करेंगे और उसके बाद विश्लेषण करेंगे, ठीक है? चलो करते हैं शुरुआत। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रूपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। तो देखो, जहां चाहो वहां रहो, इस पाठ में हम जिस लड़की के बारे में देखने वाले हैं या देख रहे हैं, उनका नाम है इला सचानी जी। तो सचानी, तो इन्होंने किस प्रकार हिम्मत के साथ आने वाली कठिनाइयों का सामना किया, अपनी दिव्यांगता पर उन्होंने विजय हासिल की, किस प्रकार, वो हम आज की तासिका में देखने वाले हैं। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, कैसे? किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी। कसूती अनेक प्रकार से कढ़ाई, जिसमें 4 तरह के टाकों का उपयोग किया जाता है, सिलाई की जाती है, और तरह तरह के कपड़ों को एक तरह से क्या दिया जाता है? क्या दिया जाता है? रूप रंग दिया जाता है। जब उस पर कारीगरी की जाती है, तरह तरह के रंगों के टाकों से उसे सजाया जाता है, तब वो कारीगरी क्या हो जाती है? बहुत सुंदर हो जाती है कि नहीं? तो देखो, आप देखते होंगे आपके जो कपड़े हैं, लड़कियों के भी जो कपड़े हैं, स्त्रियों की साड़ियां हैं, तो उन पर आपको कई तरह की कारीगरी दिखाई देती है। और ये जो टाके होते हैं कई तरह के रंगों के, वो अलग अलग सजाए जाते हैं अलग अलग जगहों पर, है कि नहीं?
तो उससे उस कपड़े पर या उस पोशाक में क्या आ जाती है, एक प्रकार से रौनक आ जाती है, सुंदरता आ जाती है। तो मलमली धोती थी और जिस पर उसका बादामी रंग खिल उठा था। कैसे? तो किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी, पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रूप वाले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत का अर्थ है साहस की अनूठी यानी अनोखी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। मिसाल एक प्रकार से आदर्श भी कह सकते हैं हम उन्हें क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से आदर्श भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमें इला सचानी के बारे में जानकारी दी गई है। देखिए 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती थी। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। पहले परिच्छेद में हमने देखा कि जो मलमली धोती थी वो किस प्रकार सुंदर दिखाई दे रही थी और उसे किसने सजाया था, इला सचानी जी ने। अब ये आगे हमें इला सचानी के बारे में जानना है। तो 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती थी। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। ये हमें उनके बारे में बताई गई जानकारी है कि वो 26 साल की थी और गुजरात के सूरत जिले में रहती थी। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता था। वो अपने नाना के यहाँ रहती थी। आगे क्या है देखते हैं। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछे लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेगे लेते और ऊंचे स्वर में एक ही साथ गाते। और क्या गाते? कच्चे नीम की निमोरी सावन जल्दी आइयो रे, कच्चे नीम की निमोरी सावन जल्दी आइयो रे। तो देखो हमें आगे बताया गया है कि ये जो इला सचानी है ये 26 साल की है और ये कहां पर रहती है? गुजरात के सूरत जिले में। और उनका बचपन किसके साथ बीता था? तो अमरेली जिले के राजकोट गांव में वे अपने नाना के साथ रहा करती थी। और जब सांझ होती है, सांझ यानी दिन क्या होता है? सांझ होती है यानी रात का अंत हो जाता है और दिन की शुरुआत होने का जो समय होता है उसे हम क्या कहते हैं? सांझ कहते हैं। तो देखिए रात्रि का अंत हो जाता है और दिन की शुरुआत यानी सांझ हम कह सकते हैं। और ये जो समय है उस समय में बच्चे अपने घरों से बाहर निकल आते हैं और क्या क्या करते हैं? कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते हैं, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते हैं। आपने भी बजाई होगी इस प्रकार। कनेर के जो पत्ते हैं उन्हें ऐसा अगर हम फोल्ड करेंगे तो उससे आवाजें निकलती हैं। कुछ गिट्टे खेलते हैं, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठिकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते हैं। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते। पेंगे यानी ऊंचा ऊंचा वो क्या लेते? झूला इधर से उधर और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। कच्चे नीम की निमोरी सावन जल्दी आइयो रे। बच्चे काफी शरारती होते हैं और उनका मन जो है वो एक खेल पर कभी भी नहीं टिकता। आपका भी नहीं टिकता होगा, है ना? आप तरह तरह के खेल खेलते हैं सुबह से लेकर शाम तक, है कि नहीं? और ये बच्चे क्या कर रहे हैं? जब दिन निकलता है सुबह सुबह वो खेलने के लिए खेलने में मग्न हो जाते हैं। तरह तरह के खेल वो खेलते हैं। हर किसी की क्या होती है भाई? अलग अलग बात होती है।
किसी को अलग अलग बात में क्या आता है, मजा आता है। जिसको जिसमें मजा आता है वो वही करता है कि नहीं। आपको भी जो बात अच्छी लगती होगी आप वही करते होंगे, वही खेल खेलते होंगे, है कि नहीं। तो ये बच्चे भी तरह तरह के खेल खेल रहे हैं, झूले झूल रहे हैं और बड़े बड़े झूले ले रहे हो, पेंगे ले रहे हो। झूला झूलते समय झूले या हिंडोले एक ओर से दूसरी ओर लिए जाते हैं, उसे पेंगे कहा जाता है। और ये झूला झूलते समय बच्चे क्या गा रहे हैं, कच्चे नींब की निमोरी सावन जल्दी अयो रे। ठीक है, चलो। हाँ, बच्चे कह रहे हैं इस गाने के द्वारा कि सावन क्या हो गया है, जल्दी आ गया है। आगे बढ़ते चलो। ईला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे पर बैठ जाती। ईला भी बच्चों की भांति आनंद लेना चाहती है। ईला गाने में उनका साथ देती है, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती, झूला नहीं झूल पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती है, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती है। मन ही मन सोचती है, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूं। वो मन ही मन सोचती है कि मैं इन बच्चों की तरह 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 के खेल क्यों नहीं खेल पाती, मैं भी बच्चों की तरह झूला क्यों नहीं झूल सकती। उसके मन में ये सवाल है। आगे बढ़ते हैं। बच्चे भी चाहते हैं कि ईला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वो पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती, क्योंकि धप्पा करने के लिए दोनों हाथों की आवश्यकता होती है। और ईला को एक प्रकार से दिव्यांगता है, उसके हाथ दिव्यांग है और जिसके कारण वो अपने हाथ नहीं उठा पाती, हाथ से कोई कार्य नहीं कर पाती, काम नहीं कर पाती। बच्चे भी चाहते हैं कि उसके साथ खेले, उसे अपने साथ खेल में ले ले, उसको भी आनंद दे, लेकिन फिर बच्चे क्या करते हैं, उसके साथ पकड़म पकड़ाई विष अमृत के खेल में वो क्या करते हैं, ईला को शामिल कर देते हैं। साथियों के साथ जमकर दौड़ती है ईला, लेकिन धप्पा करने की बारी जब आती है तो फिर निराश हो जाती है, उदास हो जाती है। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। देखो, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके हाथ कैसे थे, दोनों भी दिव्यांग थे, विकलांगता थी उसे एक प्रकार से, और जिसके कारण वो बच्चों के साथ तरह तरह के खेल तो खेलती थी, लेकिन जब खेल का असली में जो मजा है वो ले नहीं पाती थी। और वो अपने आप को कोसती रहती थी हमेशा, हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वो बहुत कोशिश करती, बहुत प्रयत्न करती, प्रयास करती कि उसके हाथों ने तो लेकिन क्या किया था, उसका साथ न देने की जैसे ठान ली थी, जैसे निश्चय ही कर लिया था। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना, और हाथों की ये जो जिद है, जो ये अट्टहास है, उसे उसने क्या मान लिया, एक प्रकार से चुनौती मान लिया था। तो देखिए कि ईला किस प्रकार हमने आज की तासिका में देखा कि ईला जो बच्चों के साथ खेल खेल में आनंद लेना चाहती है, बच्चों के साथ वो और क्या करना चाहती है, झूला झूलना चाहती है, उनके साथ तरह तरह के खेल खेलना चाहती है, लेकिन उसकी जो विकलांगता है, दिव्यांगता है, उसके कारण वो बच्चों के साथ खेल में शामिल नहीं हो पाती, और वो अपने आप को कोसती भी है। और जैसे उसके हाथों ने उसको साथ न देने की एक प्रकार से ठान ली थी, और ईला ने भी इसे अपनी एक चुनौती मान लिया है कि इस चुनौती को क्या करना है, पार लगाना है।
वो कैसे पार लगाती है वो हम अगली तासिका में देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली तासिका में आगे के भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।